तो हमारी स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात हो रही है यहाँ कि उनके द्वारा निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार शुरू किए गए थे। आप जानते हैं कि भारत में कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधार आंदोलन चलाए गए, जिसमें से कुछ भारतीयों द्वारा भी चलाए गए थे और कुछ ब्रिटिश द्वारा भी शुरू किए गए थे। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसमें सती प्रथा का उन्मूलन यानी अंत करना, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों से संगठित गिरोहों का दमन करना। अंत नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठगों का दमन करने की बात की गई है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, सही हमें उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2, 4 और 1, 2, 3, 4 यानी सभी, और एक ई जो कि सब में सेम ही होगा। एक बार मैं बता रही हूं, एक तो इनमें से कोई नहीं और या फिर एक से अधिक, ये आपको याद रखना है, जो कि ई ऑप्शन में सभी प्रश्न में सेम ही होंगे। विलियम बेंटिक की अगर बात की जाए, लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा के भी उन्मूलन में इनका योगदान है, और ठगों के संगठित गिरोह के दमन में भी जो है विलियम बेंटिक का योगदान है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट, ओनली 1, 2 और 4। नेक्स्ट, किसने सिंध विजित कर, यानी सिंध का जो क्षेत्र है विजित कर उसका अधिकरण किया? ऑप्शंस को देखें, ए वेलिंगटन, बी स्लीमैन, डी लॉरेंस, कोई नहीं और एक से अधिक। ये बात हो रही है प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था उसके समय की बात हो रही है। तो उस समय की बात की जाए तो सिंध पर जो विजय प्राप्त की गई थी वो स्लीमैन द्वारा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ए 1872, बी 1901, सी 1911, डी 1921, कोई नहीं एक से अधिक। अब यहाँ जब जनगणना की बात कर रहा है तो आपको देखेंगे कि ऑप्शन बहुत क्लोज के नहीं है। 72 के बाद 1, 11 और 21, बहुत गैप पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। जनगणना की जब भी बात की जाए तो सिर्फ 2 लोगों को आपको याद रखना है। पहला, यानी कि पहले में आपको याद रखना है जिन्होंने शुरुआत की और जिन्होंने नियमित तरीके से जनगणना को लागू किया, और वही जनगणना जो है आज तक चलते आ रहा है। आप देखेंगे कि 1821 में जो पहली बार नियमित तरीके से जनगणना शुरू की गई, उससे हर यानी अगले 10 वर्षों बाद जो है 10 वर्षों पर जनगणना जारी किया जाता है। 2011 तक रेगुलर जो है जनगणना जारी हुआ प्रत्येक 10 वर्षों पश्चात, लेकिन कोविड की वजह से जो 21 में जनगणना जारी होना था वो डिले होता गया और 23 का अंत होके 24 में भी 4-5 महीने समाप्त हो गए और अभी तक जनगणना जो है नहीं जारी किया गया है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी भी जनगणना आने में ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। तो अभी जो आपसे सेंसस से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमेशा याद रखिएगा 2011 के सेंसस से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पर ये हिस्ट्री में पूछा गया है कि शुरुआत किसने की थी, यानी प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, अगर वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था। लॉर्ड मेयो ने 1872 में जो है प्रथम जनगणना प्रारंभ किया था। लेकिन यही प्रश्न ये पूछ दे आपसे कभी कि नियमित जनगणना, तो ये याद रखिएगा 1881 में, और ये हुआ था रिपन के समय, क्योंकि रिपन का जो समय काल है 1821 से 84 तक का समय काल इनका है। तो इनके कार्यकाल में जो है वो पहली बार नियमित जनगणना जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट,
सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, बहुत सिंपल प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, को किस तारीख को फांसी दी गई थी? आप जानते हैं इन तीनों को फांसी दी गई थी इनकी कई घटनाओं के कारण, अलग अलग, ऐसा नहीं कि तीनों एक ही घटना में संलिप्त थे इस वजह से दिया गया था, कई घटनाओं में इनका नाम था इसलिए इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी। महात्मा गांधी ने आग्रह की थी इन तीनों की फांसी की माफी के लिए, पर नहीं हुआ ब्रिटिश की तरफ से, इसलिए जो उग्रवादी नेता थे या जो युवा नेता थे इस बात से महात्मा गांधी से नाराज भी रहे। ऑप्शंस को देखें तो 12 नवंबर 1930 की बात, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931 और 4 मार्च 1931, कोई नहीं एक से अधिक। तो एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, कोई एक ही डेट को तो तीनों को फांसी हुई होगी। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को जो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये जो राजनेता थे, इन्हें फांसी की सजा हुई थी। एनके एकेडमी का जवाब जो है ऑप्शन 4 का बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा 1914 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आप जानते हैं कि अक्टूबर 1940 में जो है सत्याग्रह जो हुआ था ये शुरू किया गया था और इसमें 3 सत्याग्रही थे। तो अक्टूबर में जब शुरू किया गया था तो इसे शुरू किया गया था महाराष्ट्र के पवनार से, और इस यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। याद रखिएगा इसमें पहले जो थे वो थे विनोबा भावे, सेकंड जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पर हमसे प्रश्न में थर्ड को पूछा गया है तो थर्ड याद रखिएगा ब्रह्मादत्त। राजेंद्र प्रसाद का इससे कोई संबंध नहीं था। अक्टूबर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद का कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1914 की बात हो रही है जो 8 अगस्त को हुई थी, के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? यानी रेडियो का जो प्रसारण किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश की तरफ से रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद भी खुफिया तरीके से जो रेडियो का प्रसारण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? और अभी कुछ दिनों पहले OTT पर एक मूवी भी आई है इस पर, ऐ वतन मेरे वतन, जिसमें जो लीड उस महिला की भूमिका जिन्होंने निभाया है वो सारा अली खान ने निभाया है, ऐ वतन मेरे वतन। तो ये 1942 के खुफिया रेडियो पर बनी हुई ये मूवी है। उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी और एनी बेसेंट, कोई नहीं एक से अधिक। याद रखिएगा इसमें मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाया था वो थी उषा मेहता। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होंगे, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, इन तीनों के बारे में हम सोच सकते थे क्योंकि ये जो थी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उषा मेहता ने किया था इसका खुफिया रेडियो का, लेकिन बाद में ये पकड़ी गई थी, कई समय तक ये जेल भी रही थी और इनके जो सहयोगी थे वो लोग भी जेल रहे थे। 1914 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें भारतीयों के लगभग कहे जाए तो सभी वर्गों का साथ था। भूमिगत तरीके से बहुत लोगों ने सहयोग किया था, बहुत लोगों ने हथियार, गोला बारूद जिन्हें जो था उस तरह से सहयोग किया गया था। तो उषा मेहता याद रखिएगा आजीवन जो है ये वो अविवाहित भी रही थी। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? उपनाम, यानी सिंपल कहा जाए तो किसका उपनाम सीमांत गांधी है? ए ये है MN जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खां, कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, जो कि लाल कुर्ती जो संगठन था उसके संगठनकर्ता थे, लाल कुर्ती, तो वही थे अब्दुल गफ्फार खां जो थे ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? A लखनऊ,
ये बी सी देखिए इधर है, पहले बी कानपुर, सी ग्वालियर, डी झांसी, कोई नहीं एक से अधिक। 1857 के विद्रोह की जब बात होती है तो आप जानते हैं कि उसकी शुरुआत भले ही मई में मेरठ से हुई थी, पर ये दिल्ली, महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश यानी जो कि संयुक्त प्रांत कहलाता था उसके कई क्षेत्रों में रहा था। बिहार में इसकी लहर देखने को मिली थी, राजस्थान में, असम के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम में इसकी लहर देखने को मिलती है, उड़ीसा में थोड़ा, राजस्थान में, अगर उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो आपको मेनली राजस्थान में, और मेनली जो आपको मिलेगा संयुक्त प्रांत और बिहार वगैरह का जो रीजन था वहां पर। तो सबसे ज्यादा ये जो 1857 के विद्रोह के केंद्र रहे वो संयुक्त प्रांत में थे, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, बरेली, इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे स्थान जैसे लखनऊ वगैरह, और इन सभी स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों ने जो है नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह से नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का कारण ही आप जानते हैं कि ब्रिटिश की जो दो मुख्य नीतियां थी, कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह के रूप में नजर आया था। यानी कि जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो वेलेजली की जो सहायक संधि थी और व्यक्तिगत की नीति। तो व्यक्तिगत की नीति की तहत जब लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो जाती है तो इनके एडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी जो है नियुक्त नहीं किया जाता है। गुड इवनिंग भारती। तो लक्ष्मीबाई ने शुरुआत जो किया था इस विद्रोह का झांसी से किया था, पर झांसी से होते होते फिर ये ग्वालियर गई थी और इनका सहयोग किया था तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने मुख्य भूमिका में कह सकते हैं रहे थे। वो कानपुर में जो नाना साहब थे उनका भी सहयोग किया था, रानी झांसी की रानी का भी सहयोग किया था। बाद में उसके एक विश्वासघात मित्र की वजह से उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा हो जाती है। तो ये फिर जब ग्वालियर में थी वहीं पर ब्रिटिश हीरोज से लड़ते वक्त ये जो है शहीद हो जाती हैं। तो कभी याद रखिएगा कि झांसी की रानी है, इसका मतलब ये नहीं कि झांसी में इनका जन्म हुआ था या झांसी में मृत्यु। इनका जन्म हुआ था बनारस में, याद रखिएगा, और मृत्यु जो हुई थी ग्वालियर में ये हीरोज से लड़ते हुए जो है शहीद हो गई थी। नेक्स्ट, ये टाइपिंग एरर है, बंगाल विभाजन है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा? यानी 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था, जिसे ये कह के ब्रिटिश ने विभाजन किया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है, लेकिन ये मेनली हुआ था कि जो राजनीतिक उदय हो रहा था उसकी वजह से किया गया था। तो इस विभाजन में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शंस देखें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और चित्तरंजन दास। कोई नहीं एक से अधिक। तो ये कथन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? इस प्रश्न में कई बार जो है कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्योंकि यहां भी देखिए ऑप्शन में दो दे दिया है, जनरल डायर का भी नाम दिया है और माइकल ओ डायर का भी नाम दिया है। जनरल डायर और माइकल ओ डायर, ये है डायर। तो सरदार उधम सिंह जिन्होंने लंदन में जाकर गोली मारी थी, हत्या की थी और उसके बाद इन्हें खुद फांसी की सजा हुई थी, इन्होंने जो हत्या की थी वो माइकल ओ डायर की, ना कि जनरल डायर।
जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो थे वो थे जनरल डायर, याद रखिएगा। और लंदन में जाकर जिनकी हत्या इन्होंने की थी वो थे माइकल ओ डायर, इस बात को याद रखिएगा। और बाद में इसके लिए इन्हें भी फांसी की सजा दी जाती है। सैंडर्स की हत्या ये अलग है, सैंडर्स की हत्या जो हुई थी ये अलग। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह एक कृषक सत्याग्रह था। यहां पर भी कर में वृद्धि जब की गई थी तब ये जो है सत्याग्रह शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसकी थी? वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा बारदोली जो सत्याग्रह ये 1928 की घटना है। कब की घटना है? 1928 की। और वल्लभ भाई पटेल ने जो है मुख्य योगदान रहा था। और वल्लभ, इनका नाम पहले जो था वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पर यहाँ की महिलाओं ने यानी बारदोली की ही महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। यानी बारदोली सत्याग्रह 1928 में जब हुई तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी और तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। 1918 में जो एक और कृषक विद्रोह हुआ था गुजरात में खेड़ा में, उनमें भी इनका योगदान था, लेकिन जो बारदोली था इसमें इनका सफल नेतृत्व इन्होंने किया था। वहां पर महात्मा गांधी और इंदुलाल याज्ञिक ये लोग भी थे 1918 के। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? हमने अभी तक पिछले 3 सालों के पेपर किए, 69, 68 और 67 के री एग्जाम आज कर रहे हैं। इन तीनों सालों के पेपर में एक बात हमने देखा कि कैबिनेट मिशन से हर साल सवाल पूछा गया है। इट मीन्स कि कैबिनेट मिशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर करने का सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस होता है इन्हीं सब बातों को समझना कि कौन से जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, आगे किस तरह के प्रश्न जो है हमसे बन सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि कैबिनेट मिशन जो है बीपीएससी के एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब प्रत्येक वर्ष किसी टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है या एक साल गैप करके, तो इसके पूछे जाने के चांसेस आपके अगले एग्जाम में वो क्या है कि पूछे जा सकते हैं। और इसमें अब ये आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह के प्रश्न नहीं, स्टेटमेंट वाइज अलग तरह के प्रश्न भी जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, रैमसे मैकडोनाल्ड, एबी एलेक्स ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन से एक जो है उसके सदस्य नहीं थे। आप जानते हैं कि मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आए थे इटली के समय। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे इटली थे, लेबर पार्टी से वो थे। तो इनमें से कौन सा एक, तो आप जानते हैं सर स्टॉफ्ड क्रिप्स थे, एलेक्जेंडर भी थे और फैथिक लॉरेंस भी थे। जो रैमजे मैकडोनाल्ड है इनका संबंध इससे नहीं है। जो सांप्रदायिक पंचाट हुआ था 1932 का, उनसे इसका संबंध है।
तो ये बात याद रखिएगा कि इससे संबंध जो है नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1931 में, 1930 में, 32 में? यहां भी देखिए बी सी में अंतर है, कोई नहीं और एक से अधिक। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि जो गांधी इरविन समझौता किया गया था, जो कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इस समझौते को सप्रू और जयकर इन दोनों के मध्यस्थता से जो है गांधी और इरविन के मध्य हुआ था, और सरोजनी नायडू ने इस मिलन को दो संतों का या दो महात्माओं का मिलन जो है कहा था। इसी समझौते के पश्चात पहली बार कांग्रेस की तरफ से कोई जो है सदस्य गोलमेज सम्मेलन में, जो 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे उनमें शामिल हुआ था। लेकिन जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाते हैं पर वो असफल रहता है, सफल नहीं होता है, उन्हें खाली हाथी जो मुख्य मांगे थी उनको नहीं माने जाने पर उन्हें खाली हाथी लौटना पड़ता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इरविन समझौता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ही हुआ होगा, तभी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस समझौता के बाद जो है महात्मा गांधी शामिल हुए थे। यानी 1931 में हुआ था, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता। और ये समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से ही भी जाना जाता है। मार्च में ही हुआ था ये समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? यहाँ पर बात की जा रही है कि उनका जो वार्षिक अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था? क्या 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, 1929 का लाहौर, 1924 का बेलगांव और 1931 का कराची अधिवेशन, किसमें हुआ था? याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन के पश्चात असहयोग आंदोलन की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? असहयोग आंदोलन। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और फिर रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को इन्होंने झंडा फहराया था, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इन सभी के साथ है। तो उसी समय पहली बार जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। बेलगांव जो 1924 का समझौता था, याद रखिएगा, कर्नाटक में ये समझौता हुआ था, और ये एकमात्र समझौता था जिसमें महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता की थी, 1924 के जो अधिवेशन था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। आप जानते हैं कि 2 द्वीप है, अंडमान और निकोबार, जो कि भारत के ही अंग है। स्वराज द्वीप कहा था, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा, निकोबार को जो है स्वराज द्वीप कहा गया था और अंडमान को जो है वो शहीद द्वीप किया गया था, क्योंकि 1939 में जाकर वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। इस द्वीप पर जाकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट, फरवरी 1924 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश, कोई नहीं, एक से अधिक। तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये 1922 की घटना है, और इसी घटना के पश्चात आप जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये घटना किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि ये गोरखपुर में हुआ था, और गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसमें कई जो है सिपाहियों की जो है मृत्यु हो गई थी, और कुछ स्थानीय जो लोग थे उनकी भी जो है मृत्यु हो गई थी, क्योंकि एक थाने में जो है आग लगा दिया गया था। और ये इतिहास में ये घटना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था?
पटना में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, कोई नहीं और एक से अधिक। याद रखिएगा किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए जो प्लान बनाया गया था ये खुदीराम बोस और इनके एक मित्र थे प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? एक और थे इनके अलावा इनके मित्र प्रफुल्ल चाकी। इन्हीं द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। और याद रखिएगा ये घटना हुई थी मुजफ्फरपुर में। कहां पर हुई थी? ये घटना जो है मुजफ्फरपुर में हुई थी और ये अप्रैल 1908 की घटना है। कब की घटना है? किंग्सफोर्ड की जो हत्या की का प्रयास किया गया था ये अप्रैल 1908 की जो है वो घटना है। पर याद रखिएगा इसमें जब बम फेंका गया तो ये लोग असफल रहे और वहां पर एक अधिकारी थे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री का जो है मृत्यु हुआ था, ना कि किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड इस अंजाम में जो है वो बच गया था और उनका नाम था, हाँ, पिंगल कैनेडी थे। उनकी पत्नी और पुत्री की जो है हत्या हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, सॉरी, वो हुई थी पिंगल कैनेडी की पत्नी व पुत्री। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार, ये फिर से रिपीटेड प्रश्न है, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? ये कहा जाए तो वैसे बिहार स्पेशल के अंतर्गत हिस्ट्री का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 1942 में जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए तो वो कौन सा त्योहार था? अब इस ऐसे प्रश्नों का कोई और अंत नहीं है। सिंपली ऐसे प्रश्नों का करने का तरीका ये है कि आपको आइडिया हो कि जो घटना हुई थी, यानी सॉरी घटना नहीं, जब वो जेल से फरार हुए थे उस समय क्या था, यानी मंथ क्या था, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। क्या दिवाली का समय था, दशहरा, होली, वैसाखी? क्योंकि ये दोनों लगभग, पहले होली होगी तो मार्च फरवरी के लगभग, वैसाखी, उसके बाद फिर दशहरा और फिर दीपावली। तो ये जो घटना हुई थी ये लगभग नवंबर के आसपास हुई थी, इसलिए दीपावली के समय। लेकिन ऐसे प्रश्नों पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो करिए, वरना फिर स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं बनता है कि दिवाली के समय या कुछ। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि समय क्या है। सॉरी, यार क्या है? अरे तो नेक्स्ट, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद और बीपी मंडल? कोई नहीं, एक से अधिक। याद रखिएगा बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वो पहले भारतीय थे। ये संयुक्त रूप से बिहार और उड़ीसा जब एक साथ था तब ये वहां के गवर्नर थे, और भारतीय वो ब्रिटिश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में ये पहले भारतीय भी थे। याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश जो कार्यकारिणी थे उसके परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, तो भी आपका जवाब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही होगा, या प्रसन्न सिन्हा। या पूछा जाए कि ब्रिटिश की जो क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रिटिश मंत्रालय में सदस्य के रूप में जो भारतीय हुए थे तो भी ये पहले ही थे, ब्रिटिश मंत्रालय में भी। नेक्स्ट,
संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सबसे पहले संथाल विद्रोह कब की घटना है? 1955-56। जारा भगत एवं बलराम भगत, सिधु एवं कान्हू, गैरछिणी भगत और केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और कोरा कलया, कोई नहीं एक से अधिक। याद रखिएगा, संथाल जो विद्रोह था, ये संथाल जो जनजाति होते हैं उनके द्वारा था ब्रिटिशों के खिलाफ। और क्यों किया गया था? जो कर बढ़ाया गया था, ब्रिटिशों की जो कर की नीतियां थी, अत्यधिक जो वो कर वसूलते थे, इससे वो लोग जो है खिलाफ जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ ये जो है विद्रोह हुआ था संथालों का। और इसके नेतृत्व 4 लोगों ने किया था, जिसमें सिधु और कान्हू थे, और इसके अलावा 2 लोग और थे, चांद और भैरव। इसके अतिरिक्त जो और 2 व्यक्ति थे, चांद व भैरव। नेक्स्ट, बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार स्पेशल के ये सभी प्रश्न है। वो 1832, 1842, 1798, 1784, कोई नहीं एक से अधिक। तो याद रखिएगा 1798 के किसी किसी स्रोतों में ये जो है लिखा होता है 1800 जो है, सॉरी 1800 सीधे जो है, कहीं कहीं कुछ चेरो विद्रोह का जो समय लिखा होता है 1800। जो पलामू का रीजन है उसी क्षेत्र में जो है ये चेरो विद्रोह हुआ था, पलामू वाले रीजन में जो है ये विद्रोह हुआ था। और इसकी भी वजह वही थी, ब्रिटिश की जो अधिक कर लगाने की नीतियां थी उसी की वजह से। और जो आदिवासी वर्ग है उनके जंगलों पर अपने अधिकार को, उनकी जो पारंपरिक नीतियां हैं उसे खत्म करने के लिए, और इसी के खिलाफ जो है ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? यानी कि बिहार और उड़ीसा एक पृथक पृथक राज्य के रूप में कब आए? ऑप्शन है 1912, 1956, 1936, 2000। आप जानते हैं कि बिहार 3 समय ही विभाजित हुआ। 1912 में बंगाल से अलग होकर एक प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया, 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ, और 2000 में झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ। तो याद रखिएगा 1935 के एक्ट से 1936 में बिहार और उड़ीसा का जो है विभाजन किया गया था, ये दोनों अलग हुए थे। और फिर 2000 में जो है झारखंड, और 2012 में जो है बंगाल से अलग प्रांत के रूप में बना था। बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में होकर संयुक्त रूप से बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो थे कार्य करना शुरू किए थे। नेक्स्ट, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और खिज खां, कोई नहीं एक से अधिक। याद रखिएगा तुगरिल खां जो था ये एक तुर्क सेना था। पहले ये बलबन के यहाँ ही था, बलबन के समय ये गवर्नर था, और बाद में ये बलबन के खिलाफ ही विद्रोह करता है। तो याद रखिएगा ये जो विद्रोह किया था बलबन, गुलाम वंश का जो शासक था गयासुद्दीन बलबन, उसके शासनकाल में जो है ये विद्रोह किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? यानी ब्रिटिशों के विरुद्ध जो संघर्ष पहली बार किस मुगल शासक ने किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर तो जानते हैं अंतिम है, इन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे बख्त काते, पर इन्हें जो है चुना गया था नेता, लेकिन यहीं पर इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है, और यहीं से मुगलों की जो है सत्ता समाप्त हो जाती है। सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ जिन्होंने मुगल शासक ने किया था वो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध महासभा, एंशिएंट से प्रश्न है, कहाँ आयोजित हुई थी? कई बार चर्चा हुई है बौद्ध के बारे में, सिंपली देखिए पाटलिपुत्र, अमरावती, राजगृह और कंगनहली, इन 2 स्थानों पर तो कभी बौद्ध जो है संगीति का आयोजन ही नहीं हुआ था। 4 ही स्थानों पर, राजगृह पहला, वैशाली दूसरा, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम, तो याद रखिएगा राजगृह या गिरिवज। यहीं पर सप्तपणी जो गुफाएं थी अजात शत्रु के समय काल में 483 BC, जिस वर्ष
बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, इसने अपने भाई रामगुप्त, जो बड़ा भाई था उसका नाम था रामगुप्त, उसकी हत्या करके जो है सत्ता हासिल की थी और अपने पिता की जो नीतियां थी उसे बढ़ावा दिया था। सबसे पहले इसके समय में ही चांदी के सिक्के जो है गुप्तों में जारी किए गए थे। जब इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी, यानी शकों का जो अंतिम शासक था उसे पराजित कर और शकों पर जीत हासिल की, तब जाकर जो है चांदी के सिक्के जो हैं जारी किए गए थे और इसे उसी विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की जो है उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था, किसका? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नासिर उद्दीन। ये चारों जो शासक हैं गुलाम वंश के हैं, याद रखिएगा, गुलाम वंश के ही चारों शासक हैं। तो किसके समय जो है दार उल इस्लाम एक भाग था? तो याद रखिएगा ये था इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश जब शासक था तो इनके साम्राज्य में दार उल इस्लाम जो था एक अलग भाग माना जाता था। नेक्स्ट, इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया? इल्तुतमिश, मुहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा खलीफा, अच्छा, तो किसी ने भी, मुस्लिम शासकों ने किसी ने भी जो है खलीफा की सख्ती का विरोध नहीं किया था। उन्होंने भले ही स्वयं को खलीफा की छाया या ईश्वर का, अल्लाह का कोई रूप माना, पर खलीफा का विरोध नहीं किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ई इज राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? जब हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं पुष्यभूति वर्धन के बारे में, जिसने पुष्यभूति या वर्धन वंश की जो है स्थापना की थी। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन ए इज राइट, पुष्यभूति। अन्य है आदित्य वर्धन, राजवर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो याद रखिएगा पुष्यभूति ने जो है वर्धन राजवंश की जो है स्थापना की थी। और कहां से की थी? तो हरियाणा के थानेश्वर से। जो इसकी राजधानी थी वो थी थानेश्वर। और इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा था हर्षवर्धन, जो कि हर्ष के नाम से जाना जाता था और जिसके दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। इसके अतिरिक्त ये बात भी याद रखिएगा कि हर्ष ने अपने समय काल में जो है, इसके समय काल में इलाहाबाद में जो है पहली बार जो मेला आयोजित किया जाता है 12 वर्षों पर, कुंभ का मेला शुरू किया था हर्ष ने ही। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन ही था। और एक बात और याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने गौड़ राजा शशांक जो शासक था उसे पराजित कर अपनी राजधानी जो थी वो थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज कर दी थी। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध यानी जो रोमन साम्राज्य था उसमें किसके साथ जो थे भारतीयों में व्यापारिक संबंध जो है अच्छे थे? कुषाणों के, पश्चिमी जो शक थे उनके, चेर जो थे या वाकाटक थे। याद रखिएगा जो कुषाण वंश के शासक थे इनका रोमन साम्राज्य के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। और ये हमें जानकारी जो प्राप्त होती है चीनी स्रोत में एक पुस्तक जो थी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके लेखक को कहा जाता है कि पता नहीं कौन है लेखक, और ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। तो उसी स्रोत से ये जानकारी मिलती है कि कुषाणों के जो हैं बहुत अच्छे संबंध थे व्यापार के रोमन साम्राज्य में। नेक्स्ट,
मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये भी बिहार स्पेशल से भी है और मगध साम्राज्य से भी। शिलभद्र, जीवक, विजयसेन और मनु, कोई नहीं और एक से अधिक। तो याद रखिएगा जीवक जो है इनके राजवैद्य थे। और अपने मित्र जो प्रद्योत चंड थे और महात्मा बुद्ध, इन दोनों के सेवा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी बिहार में तुर्कों का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी, कोई नहीं और एक से अधिक। तो आप जानते हैं कि तुर्कों का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो बख्तियार खिलजी का। किसे माना जाता है? बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार शरीफ में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। तो यही तुर्कों का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है। तो 67th जो री एग्जाम था उसमें लगभग टोटल, क्योंकि दो जो प्रश्न है वो रिपीटेड थे, तो हम कह सकते हैं कि 32 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो ये मानकर चलिए कि हिस्ट्री से लगभग 30 से 32 प्रश्न आपके